हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड यूपीएससी। आज का टॉपिक है हाउ आई क्लियर्ड माई प्रीलिम्स 3 टाइम्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने प्रीलिम्स को 3 बार क्वालिफाई किया। तो ब्रीफली मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने प्रीलिम्स को 2021, 2022, 2023 तीनों में प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि प्रीलिम्स मेरा इससे पहले क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो मैं बहुत ही मेरे को लग रहा था कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ और मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो मैं इससे पहले ये बताऊं कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया। मैं एक छोटी और ब्रीफ स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि राज क्या है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का। मैं अपने सीनियर के पास गया जो इंटरव्यू दे रहे थे उस समय, और मैंने उनसे पूछा कि मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ है, आपका प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के 3 मंत्र हैं। अब मेरे को लगा 3 मंत्र कौन से हैं, बहुत मतलब बड़ा मंत्र होगा वो। पर वो मंत्र मुझे बाद में ऐसा लगा कि जाना और समझा वो मंत्र है। तो उन्होंने कहा 3 मंत्र, और 3 मंत्र है PYQ, PYQ और PYQ। अब मुझे सुनने में लगा कि शायद मजाक कर रहे हैं, क्योंकि PYQ मैंने पढ़े थे। पर उन्होंने जब कहा कि PYQ पढ़ने नहीं होते हैं, उसको डिकोड भी करना होता है। हम लोग PYQ इसलिए पढ़ते हैं, जैसे मैं किस लिए पढ़ता था कि ये क्वेश्चन आया है, इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये है, ये टॉपिक आया है, बस मैं ऐसे पढ़ के छोड़ देता था कि अगर PYQ को मेरा मकसद ये होता था कि ये क्वेश्चन अगर दोबारा आएगा तो मैं कर लूंगा। पर ऐसा नहीं है। PYQ का मेन थीम ये होता है कि हमें यूपीएससी के एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानने होते हैं कि यूपीएससी किन एरियाज में क्वेश्चन पूछता है। दूसरा हमें ये जानना होता है कि यूपीएससी किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। तो हमें ये सब चीजें जाननी होती हैं, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट। लाइक जैसे साइंस एंड टेक में हर साल लगभग GM क्रॉप पे क्वेश्चन आता है, और GM क्रॉप में GM मस्टर्ड पूछ लेते हैं या GM कॉटन पूछ लेते हैं। तो जब हमें पता है कि GM मस्टर्ड पूछना है या GM कॉटन पूछना है, तो हम तैयार करके जाएं। जब हम तैयार करके जाएंगे तो हमारा एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। फिर बार बार ग्रेविटेशनल वेव से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ये भी रिपीट हो रहा है, पर लोगों को रहेगा कि रिपीट नहीं हो रहे तो करंट अफेयर है। अब ये ग्रेविटेशनल वेव पे और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स पे जो रिसर्च है वो पुरानी रिसर्च है, तो हम इसको सही से तैयार करें। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि आपको ऐसे तैयार करना है PYQ कि अगर कोई क्वेश्चन दोबारा है तो वो सॉल्व हो जाए, और दूसरा ये है अगर वो क्वेश्चन ना भी आए तो वो टॉपिक आ जाएगा, तो हमारा तो अच्छे से काम हो जाएगा, मतलब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। तो उन्होंने फिर सब्जेक्ट वाइज बताया कैसे हमें करना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी थी जो मुझे सीनियर ने बताई, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और मैंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है। और अगर आप चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, और या आप अपनी कोई मॉडिफाइड स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, क्योंकि प्लानिंग के बिना आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है और बहुत ही मैराथन टाइप की रेस है, जिसमें एक दिन दौड़ोगे 2 दिन सोओगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ, परसिवरेंस के साथ रोज बैठना पड़ेगा, रोज स्टडी करनी पड़ेगी, और रोज ध्यान के साथ अपने साथ इंसाफ करना पड़ेगा और इंटीग्रिटी को बरकरार रखना पड़ेगा। तो इसमें उन्होंने बताया कि पॉलिटी, जैसे अब हम बात करेंगे कैसे हर सब्जेक्ट वाइज उन्होंने बताया। उनका पॉलिटी में कुछ एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एरिया आपको पता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल्स, जुडिशरी, पार्लियामेंट, PRIs। तो ये सब सेक्टर जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, या फिर सोशल जस्टिस कोई स्कीम वगैरह है,
तो इनको बहुत ढंग से तैयार करना है। एक बार जब इन्हें आपके तैयार कर लेंगे तो ये आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। और पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते नॉर्मली। अगर रिलेटिवली हम बात करें जो अदर ब्रांचेस ऑफ डिसिप्लिन है जो कि GS1 में पूछे जाते हैं, उनके मुकाबले पॉलिटी क्वेश्चन स्लाइट लिटिल बिट इजी होते हैं। फिर दूसरा हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। यहाँ पे दो चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस करंट अफेयर्स। तो हम ये देखेंगे कि करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया हो जाता है, तो इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है, पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं। जो फंडामेंटल चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनको आप बहुत आसानी से और ध्यान से पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके आइडियाज़ क्लियर हैं, मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप उनको पढ़िए बार बार और आपको याद हो जाएंगे। तो इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मनी सप्लाई है, इन्फ्लेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे में कुछ टर्म्स होती हैं, मतलब रिलेटेड टर्म्स होती हैं इकोनॉमिक सर्वे से, वो वाली टर्म्स। फिर बजट में कुछ टर्म्स होती हैं जैसे फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है। तो ये सब टर्म्स आपको तैयार करनी। फिर BOP है। तो ये इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब इनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बेसिक इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी आती है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत वीक हैं तो आप इन क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो अगर इन दो सब्जेक्ट की बात करें, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ से लगभग 35 to 40 क्वेश्चन आते हैं। अगर 100 में से आप इन दो डिसिप्लिन को ढंग से तैयार करेंगे और बहुत अच्छे तरह तैयार करेंगे तो पॉसिबली आपके 25 to 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लगभग 50% क्वेश्चन। और आपको 60 क्वेश्चन लगभग करेक्ट करने हैं। अगर 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे और मान लो आपके 36 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं, तब भी आप यहाँ पे 12 का माइनस तो 48, 60 माइनस 12 और 60 माइनस 12 तो 48 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाते हैं। इसको 96 और कट ऑफ 93, 88 से 93 के अराउंड कट ऑफ है। अभी 2-3-4 सालों का जो एनालिसिस है, तो आपके 96 बन रहे हैं। और अगर आपके यहाँ 30 गलत होते हैं तो आपके 100 बन रहे हैं, तो आप सेफ हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ऐसे तैयार करना है कि आपके ये दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे हों, ताकि आपके यहाँ 30 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएं और बाकी 30 क्वेश्चन आप और भी डिसिप्लिन से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इन दो को बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बहुत सर्टेन है, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स बहुत सर्टेन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनको बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, क्योंकि बाकी सब में बहुत ज़्यादा डायनेमिज्म है और इतने ज़्यादा डायनेमिक टॉपिक हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ भी हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल की कंडीशन में। तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री की। जो सिलेबस है हिस्ट्री का, उसमें इंडियन हिस्ट्री है ये, इसमें एंशिएंट है, मिडिवल है एंड मॉडर्न है। तो एंशिएंट एंड मिडिवल में बहुत सिंपल फंडा है कि जो भी आप कीवर्ड्स आ रहे हैं, आज जब कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं। जैसे विष्टि है, जिसको फोर्स लेबर कहते हैं एंशिएंट इंडिया में। तो ऐसे जो कीवर्ड्स आते हैं उनको बहुत ध्यान से आपको अलग से तैयार कर लेना है, मतलब उसकी एक फाइल बना लेनी है और उनको बार बार याद करना है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कीवर्ड्स आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी, एग्जामिनेशन में भी आ जाएंगे, जो आप उनको सॉल्व करके, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आएगा, अगर दो भी कीवर्ड्स आ गए तो आपके 2 क्वेश्चन बन गए। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इंडियन हिस्ट्री के, जैसे आपका 1498 है,
1757 है, 1857 है, 1881 है, फिर आपका 1905 है, फिर 1885 सॉरी 1757 17 सॉरी 1757, 1857, 1885, 1905, 1911, 1990, 1929, 1930, 1942। तो ये जो इवेंट्स हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर आपके जो गवर्नर जनरल्स हैं इन्होंने क्या क्या किया है, फिर एक्ट्स हैं 1935 एक्ट, 1919 एक्ट, और तो ये जो 1909 ये जो एक्ट्स हैं, या फिर ये जो 17 जब से ब्रिटिश 1790 से 1773 है तो रॉलेट एक्ट। तो ये सब जो इवेंट्स हैं इनको आपको तैयार करना है। तो इवेंट जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट है जिसने इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटी को और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, और इंडिया का पूरा सोशियो इकोनॉमिक चेंज के लिए जो जिम्मेदार है, वो जो चीज़ें हुई हैं इंडियन हिस्ट्री में उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इन सब चीज़ों को देखना है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में एक और चीज़ है एडुकेशन। एडुकेशन में कौन कौन से एक्ट आए, तो एडुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म हुए। जैसे एक एडुकेशन में मैकाले मिनट था सबसे पहले, फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मैकाले मिनट, फिर एक कमीशन बना था हंटर कमीशन एडुकेशन पे। तो एडुकेशन, फिर फेमाइन आए थे, फिर गवर्नर जनरल्स। तो जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं एडुकेशन पे क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, इसमें स्वामी विवेकानंद बहुत सिग्निफिकेंट है, फिर एनी बेसेंट भी है इसमें। तो आर्य समाज है। तो ये जो इवेंट्स है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स जिसने इंडियन सोसाइटी को बहुत चेंज किया है, तो इसको भी बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। फिर इसमें ट्राइबल अपराइजिंग है, रिबेलियन मूवमेंट है। तो ये जो सबल्टन पर्सपेक्टिव है, अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा सबल्टन पर्सपेक्टिव क्या है। कुछ सबल्टन पर्सपेक्टिव या जैसे ये जो ट्राइबल्स और ये जो ग्रास रूट की जो बातें थी बाद में निकल के आई, तो ये जो चीजें थी तो इनको भी आपको पढ़ना है। जैसे इंडिगो मूवमेंट भी हुआ था, तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट है उनको आपको बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, मन लगा के पढ़ना है, याद करना है, ताकि ये सब चीज़ें गलत ना हो। क्योंकि यूपीएससी उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्टेड है जो चीज़ें इंडियन हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट रही हैं और जिसने इंडिया को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया है। फिर 4th नंबर पे हम देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 2 पार्ट हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो मेजरली लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, मैप्स, बॉर्डर्स, इन पे क्वेश्चन पूछता है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं एल नीनो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो इनको भी आपको ध्यान से तैयार करना है। इंडियन ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिवर्स है, लेक्स है, माउंटेन्स है। यहाँ भी माउंटेन्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। सॉइल, फॉरेस्ट, फिर कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइक्लोन, अर्थक्वेक,
ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पार्ट है, ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। अर्थक्वेक, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, फिर रेनफॉल, मॉनसून, ITCZ। तो इन सबको बहुत ध्यान से तैयार करना है आपको। ये सब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको रट लेना है आपको, समझ के रटना है, क्योंकि ऐसे रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट देखना, और मैप्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो मैप से ही आ जाते हैं। और मैप भी कहाँ का, जो यूपीएससी इंटरेस्टेड है जिन मैप्स में, वो है पहले तो मेडिटेरियन सी के आसपास, फिर वेस्ट एशिया जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, फिर मैप्स में आता है अफ्रीकन कंट्रीज, स्ट्रेट्स, गल्फ, फिर इसमें जो पोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ लेता है यूपीएससी। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट जिनका है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ज्योग्राफी में वो चीज़ें पूछ लेता है। पोर्ट्स हो गया, और जहाँ से ट्रेड होता है, तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से तैयार करना है। फिर हम देखेंगे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। बेसिक टर्म्स लाइक बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इकोटोन। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब आप पढ़ेंगे कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, बायोरेमेडिएशन, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनको ढंग से तैयार करना है, और इनको तैयार करके आपको समझना है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसमें एक दूसरा पार्ट है करंट अफेयर का। जो करंट अफेयर है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कन्वेंशंस, ट्रीटी। और ट्रीटी में सबसे इम्पोर्टेंट ये पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, जो टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ हो रहा है, तो ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है। पोल्यूशन पे कुछ हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर बायोडाइवर्सिटी लेके कुछ हो रहा है, जैसे CBD है, नगोया प्रोटोकॉल है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जो भी चीज़ होगी वो इन्हीं का एक्सटेंशन होगा। फिर हमारे फॉरेस्ट को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ये वीडियो बहुत ब्रीफ है, तो इसमें कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं, जैसे बायोस्फीयर। डिटेल में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे हर सब्जेक्ट के बारे में। बायोस्फीयर हो गया, तो इनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। तो पहली चीज़ क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं हर जगह बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप इजीली हैंडल कर लेंगे। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो आप इजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आपको इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होके आते हैं। जैसे GM क्रॉप है, हर साल आता है। न्यूक्लियर पावर है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है, फिर स्पेस है, ग्रेविटेशनल वेव्स है। तो ये सब जो टॉपिक है ना, इनको आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये चल ही रहा है। इसमें न्यू डेवलपमेंट होती जा रही है, और न्यू डेवलपमेंट के कारण इसमें से कुछ, जैसे लाइक GM क्रॉप में हम देखें, GM मस्टर्ड, ये पूछा जा चुका है। GM कॉटन, ये भी पूछा जा चुका है। तो आगे जाके कोई और GM डेवलप होती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको जैसे ग्रेविटेशनल वेव बार बार पूछा जा चुका है। फिर स्पेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इसरो में क्या डेवलपमेंट हो रही है, हमारे स्पेस मिशन क्या है। फिर हमारा चंद्रयान 3 भी अभी लॉन्च हुआ है, तो चंद्रयान 3 जा चुका है। इंडियन स्पेस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक बहुत तेजी से बूम हो रहा है, इसमें कमर्शलाइजेशन हो रहा है। तो हमें ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है। तो ये आज के 6 टॉपिक थे। फिर लास्ट में हम करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में ये है कि जो टॉपिक ये बेसिक हैं
करंट अफेयर में मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो बेसिक्स हैं, इसका जो एक्सटेंशन है वो करंट अफेयर है। मीन्स जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़े साइंस एंड टेक में, स्पेस में, ज्योग्राफी में या कहीं सुना है, उसके रिलेटेड अगर करंट अफेयर आ रहा है तो आप उसको तैयार कीजिए। और एक वन मैगजीन आप पढ़िए, कोई भी कोचिंग सेंटर की जो आपको अच्छा लगे, जिसमें अच्छा मटेरियल हो। तो मटेरियल ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कम मटेरियल को पढ़ें और उसको रिटेन कर पाएं। क्योंकि अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो आप वहाँ आपको याद नहीं आएगा और आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो ये है, कम पढ़ें पर उसको बार बार पढ़ें। इसीलिए अगर 12 किताबें हैं तो 12 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है तो आप एक किताब को 12 बार पढ़ें। फिर आखिर में मैं कहूँगा कि मॉक टेस्ट लगाएं। और इसमें ये मतलब मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपके 100+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे, ऐसा नहीं है। मार्क्स कभी कभी कम भी आते हैं, पर क्योंकि मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है कि सिमुलेशन के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर और हीट महसूस होती है उसके आदी हो जाएं आप, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको महसूस ना हो कि आप यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर आपको कम भी मार्क्स आए तो इट डजंट मैटर, बिकॉज यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं और यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोचिंग सेंटर्स मैच नहीं कर सकते यूपीएससी क्या सोचती है। यूपीएससी अभी एक ऐसी, मुझे लगता है इंडिया में शायद यही एक बॉडी बची है जिसका क्वेश्चन पेपर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर, अनप्रिडिक्टेबल, पर इट इज प्रिडिक्टेबल। और ये प्रिडिक्टेबल कैसे होगा? यूपीएससी कह तो रही है पीवाईक्यू मैंने बनाए हैं, उनको आप देखो, क्योंकि पीवाईक्यू यूपीएससी नहीं बनाया। और जो क्वेश्चन यूपीएससी बना चुका है इसका मतलब वो एक फिलॉसफी भी तो साथ चलती है। हर सब्जेक्ट की एक फिलॉसफी होती है। वो फिलॉसफी क्या है? अब कोई डॉक्यूमेंट यूपीएससी रिलीज कर रहा है तो वो फिलॉसफी है। हर एग्जाम में सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, या कोई भी एग्जाम हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, फॉरेस्ट सर्विस हो गया, हर सर्विस में वो फिलॉसफी बताता है। कोई भी डॉक्यूमेंट है वो फिलॉसफी बताती है, हमारी ये फिलॉसफी है। तो उस फिलॉसफी को पढ़ना है और समझना है। आप समझ गए तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैंने प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई किया। आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और नहीं चाहें तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और ना चाहें तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपका राइट है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मेन थीम ये है कि हमें प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। हमारी ये थीम नहीं है कि हमें इस प्लान से करना है या उस प्लान से करना है। तो हमारा थीम बस इतना है, क्वालिफाई करना है। वो एक स्ट्रेटजी आपकी अपनी हो, कोई बात नहीं, या किसी और की हो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मेरी मार्कशीट है, ये 2022 की मार्कशीट है और ये 2021 की मार्कशीट है। 21 में जब पहली बार मैंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया तो मेरे बहुत कम मार्क्स हैं। कट ऑफ थी 87.54 फॉर जनरल कैंडिडेट्स और मेरे 89.56 हैं। तो मैंने जस्ट क्वालिफाई किया है और सीसेट में 85 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि प्रीलिम्स को खाली क्वालिफाई करना ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे अगर आप 200 में से 200 भी लाओगे तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है और जिसमें बच्चों को छांटने के लिए एग्जाम होता है, ताकि मेंस के लिए बहुत कम बच्चे बचे। ठीक है, ये मेरी 2022 की मार्कशीट है और यहाँ पे मैंने 103 मार्क्स ऑब्टेन किए और कट ऑफ थी 88.22 और पेपर 2 में मेरे 76 मार्क्स आए हैं। और सीसेट में मेरे मार्क्स कम है क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये देखिए कि आपको खाली क्वालिफाई करना है। अगर आप एक स्ट्रेटजी बना के और काम माइंड से प्रिपरेशन करेंगे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की, तो आप बहुत आसानी से इसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा और कोई भी अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने कुछ आपसे इन्फॉर्म्ड वीडियो बनाया है,
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इशूज़ पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ मतलब एडवाइस कर सकते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू। और हम लोग डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे।